हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का ये सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। चलिए मैट्रिक्स किसे कहेंगे? इट इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। जब भी आप नंबर या फंक्शन को इस तरह से अरेंज करके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वर्ड आया, तो जब नंबर या फंक्शन को अरेंज करके ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ये रेक्टेंगल के जैसा दिखता है, इसलिए इसे कहा गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। अब यहाँ पे अरेंजमेंट को देखें तो दो तरह से आपको दिख रहा होगा। एक आपको लेफ्ट टू राइट नंबर लिखा हुआ 1 0 5 2 -1 2 5 3 4 0 5 1, यानी इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रो। तो ये हो गया आपका रो 1, ये हो गया रो 2, इसको बोलेंगे रो 3, यानी ये रो हो गया। टोटल रो कितना है इसमें? 3 रो है। कॉलम की बात करें तो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल अरेंजमेंट जो है 1 -1 4, इसको कॉलम बोलेंगे। 0 2 0 को भी कॉलम बोलेंगे। 5 5 5 ये भी कॉलम है। 2 3 1, इस तरह से कितना कॉलम इसमें है? तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो टोटल कॉलम कितना है इसमें? 4, और टोटल रो कितना है? 3। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से अरेंज करके ये वाला ब्रैकेट से बंद किए हुए हैं, और इसी मैट्रिक्स को तीसरी बार फिर इस तरह से अरेंज करके ये वाला ब्रैकेट में बंद किए हुए थे। यानी मैट्रिक्स को जो हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं वो 3 तरह का ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक बिग ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट, इसका नाम है नॉर्म। क्या है? नॉर्म। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, यानी मैट्रिक्स का जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से नाम देंगे, चाहे वो ए हो या बी हो, सी डी कुछ भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करेंगे। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हो लेकिन स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एलिमेंट, तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी बैठा हुआ रहता है चाहे नंबर हो या फंक्शन, उसको या तो हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। एलिमेंट या एंट्रीज। यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कौन होगा? तो 1 0 5 2, यानी इसके अंदर में जितना भी नंबर है सब एलिमेंट है। ठीक है। तो अब इसी एलिमेंट को जब हम सिंबल से डिनोट करें यानी लेटर से डिनोट करें तो लेटर कौन सा यूज करेंगे? स्मॉल लेटर ए बी सी, यानी अंदर में जो भी लेटर आएगा वो स्मॉल लेटर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, 3 ब्रैकेट का यूज करते हैं किसको? मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, एक बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और नॉर्म। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको नंबर ऑफ रो पता करना है, नंबर ऑफ कॉलम पता करना है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है? m, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस n। ठीक है। अब जैसे एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 1 2 0 5 0 -1 2 3 4 2 7 9, तो इसका हमको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर। तो आप सबसे पहले इसका रो काउंट करें, रो 1, रो 2, रो 3, कितना रो आया? 3। कॉलम काउंट करें, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम कितना आया? 4। तो यही हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रो क्रॉस कॉलम। ठीक है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी लिए हुए हैं, इसका ऑर्डर लिखना है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? रो 1, रो 2, टोटल रो कितना आया? 2। कॉलम कितना है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम कितना आया? 3। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2/3 पढ़ेंगे या 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अब अगर आपको नोट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, यानी इसके अंदर में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इस तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट को काउंट करेंगे। तो एलिमेंट की संख्या अगर आपको बताना हो तो आप क्या करें? सिंपली मल्टीप्लाई ऑर्डर, मल्टीप्लाई ऑर्डर, यानी जिस मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट की संख्या बताना हो आप उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी रो यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है किसमें? मैट्रिक्स ए में। तो ए मैट्रिक्स कितना है? ये रहा। तो इसका एलिमेंट काउंट करेंगे तो काउंट करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है? तो 12 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी में फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 क्रॉस 3 है तो कितना आ जाएगा? 6। आप काउंट कीजिए, इसमें 6 एलिमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए लिखना है
2/2 ऑर्डर का जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए आई जे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ए आई जे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई जो पहला वाला है ये रो के पोजीशन को बताएगा, जे जो दूसरा वाला ये कॉलम के पोजीशन को बताएगा। अब यहाँ पे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे, और 2/2 ऑर्डर का लेना है, यानी 2 गो रो होना चाहिए और 2 ठो कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A11, A12, A21, A22। अब यहाँ 1 1 जो लिए कैसे लिए, ये पहला रो पहला कॉलम, तो पहला वाला क्या बताएगा, रो के पोजीशन को, दूसरा वाला 1 जो है वो कॉलम के पोजीशन को। तो पहला वाला जो 1 है वो रो के पोजीशन ही पहला रो में है, और दूसरा वाला 1 पहला कॉलम में है, इसलिए वो 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 2 है, यानी पहला रो में है दूसरा कॉलम में है। A21 है, दूसरा रो में है पहला कॉलम में। A22 है, दूसरा रो में है दूसरा कॉलम में है। इसी तरह से बी एक मैट्रिक्स लिए बी आई जे, इसको हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, 2/3 ऑर्डर का बनाना है। तो कैसे लेंगे, B11, B12, B13, B21, B22, B23, यानी B11 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, B12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, B13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, B21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, B22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, B23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। आप देख सकते हैं तीसरा कॉलम का है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको A इक्वल टू ए आई जे लिखा हुआ है और 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, A11, A12, A13, यानी आपको 3 रो बनाना है, 3 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम आपको दिख रहा है। फिर उसी तरह से A21 दूसरा रो, A22, A23 तीसरा रो, A31, A32, A33। इस तरह से हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A12 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल है, A इक्वल टू 1 0 5 2 3 6, एक मैट्रिक्स लिए, इसका ऑर्डर कितना है, अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो कितना ऑर्डर होगा, तो रो कितना है 1 2, तो रो 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो कॉलम कितना हो गया 3, तो ऑर्डर क्या हो गया 2/3 या 2 क्रॉस 3। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, A11, A13, A23। A11 फाइंड करना है, तो A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, तो पहला रो ये रहा और पहला कॉलम ये रहा, तो कौन सा एलिमेंट है, तो 1। ठीक है, उसी तरह से हमको फाइंड करना है A13, तो A13 फाइंड करना है, तो इसका मतलब हो गया पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, तो पहला रो ये रहा। ठीक है, और तीसरा कॉलम ये रहा, तो कहाँ पे एलिमेंट आया 5। ठीक है, इसी तरह से A23 हमको फाइंड करना है, तो A23 का मतलब हो गया कि दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरा रो कहाँ है, ये रहा, और तीसरा कॉलम कहाँ है, ये रहा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है 6, तो ये हो गया A23 का वैल्यू। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ ऑर्डर सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलेंगे जब पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हो गया कि सेम पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A11 पोजीशन पे कौन है, पहला रो पहला कॉलम में कौन, x, यहाँ पहला रो पहला कॉलम में कौन 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से पहला रो और दूसरा कॉलम में कौन है 0, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन है 2, पहला रो तीसरा कॉलम में क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 2, यानी सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यदि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड x एंड y। अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ऑर्डर तो इसका सेम ही है, रो देखिए इसमें कितना रो है, रो 1 रो 2, तो रो 2 हो गया, कॉलम कितना है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 2/3 ऑर्डर का, और ये भी कितना ऑर्डर का है 2/3। तो पहला कंडीशन क्या है ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर सेम हो गया। फिर दूसरा कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल। अब पहले से ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रहा होगा इक्वल रहा होगा। इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से 0 किसके इक्वल 0 के, 2 किसके इक्वल 2 के, -1 किसके इक्वल -1 के, 5 किसके इक्वल 5 के, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू किसके 7 के, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू किसके 7 के। ठीक है, तो 2y माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 5 इक्वल टू कितना 7। ठीक है, इस तरह से 2y इक्वल टू 7 प्लस 5 हो जाएगा, -5 जाएगा उधर, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12।
ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, तो x का वैल्यू कितना आया 5, y का वैल्यू कितना आया 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। द एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स आर पॉसिबल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, यानी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का एडिशन यानी उसका सम तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स लिए 1 0 2 3 4 5, बी एक मैट्रिक्स लिए 2 -5 3 0 7 -5, और सी एक मैट्रिक्स लिए 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फाइंड करने से पहले ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ए का ऑर्डर कितना है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है। बी का ऑर्डर देखिए कितना है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, और सी का ऑर्डर कितना है 3/3, ठीक है। 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ए और बी का सम निकालना है तो ए और बी का दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ ऐड कर देंगे ए 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 -5 3 0 7 -5। चलिए यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, तो एडिशन जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ये होता है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट का एडिशन होता है। जैसे 1 का एडिशन 2 के साथ होगा, 0 का एडिशन -5 के साथ, 2 का एडिशन 3 के साथ, 3 का एडिशन 0 के साथ, 4 का एडिशन 7 के साथ, 5 का एडिशन -5 के साथ, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 का एडिशन किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से 0 का एडिशन किसके साथ होगा, -5 के साथ, तो 0 प्लस -5 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का एडिशन किसके साथ, 3 के साथ, 2 + 3 हो जाएगा। 3 का एडिशन किसके साथ, 3 + 0 हो जाएगा। 4 का एडिशन 7 के साथ, 4 + 7। 5 का एडिशन -5 के साथ, 5 + -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 0 + -5 कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5 -5 हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लिए हुए, ए प्लस सी फाइंड करना है। ए प्लस सी कब फाइंड होगा, ए का ऑर्डर कितना है 2/3 और सी का ऑर्डर कितना है 3/3, सी का ऑर्डर है 3/3। तो दोनों का ऑर्डर आप देख सकते हैं 2/3 है, इसका 3/3, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका एडिशन संभव नहीं है, यानी इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसी तरह से बी प्लस सी एक मैट्रिक्स लिए हैं, इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका ऑर्डर देखिए, बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2/3 और सी का ऑर्डर कितना है 3/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी का ऑर्डर 2/3, सी का ऑर्डर 3/3, ये दोनों ऑर्डर भी सेम नहीं है, इसका भी एडिशन बी प्लस सी भी नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है, इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स एडिशन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है ए प्लस बी को जोड़ें या बी प्लस ए को जोड़ें, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन दोनों तरीके से क्या आएगा, सेम आएगा। फिर उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ए बी को बंद करें ब्रैकेट में, एक बार बी सी को ब्रैकेट में बंद करें और इस तरीके से ऐड करें और इस तरीके से ऐड करें, दोनों ही तरीका से सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एक बार ए बी को एसोसिएट किए, दूसरी बार में बी सी को एसोसिएट किए, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी क्या होता है, होल्ड होता है। ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। जिस तरह से नंबर में आप नंबर है कोई, नंबर में अगर जीरो ऐड किए तो वही नंबर मिलेगा, उसी तरह से मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो होता है। तो 2/2 ऑर्डर का है तो सारा एलिमेंट जीरो होगा। 2/3 ऑर्डर का रहेगा तो उसमें जितना भी एलिमेंट आएगा सभी जीरो होगा। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब जितना भी एलिमेंट उसके अंदर होगा सभी जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4, ए प्लस, अगर किसी मैट्रिक्स में उसी का माइनस, यानी ए है तो ए का माइनस वाला मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। जिस तरह से नंबर में 2 प्लस 2 का माइनस वाला नंबर -2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, जीरो। तो वही बात यहाँ मैट्रिक्स में भी होता है। नोट में नेक्स्ट याद रखेंगे पहला पॉइंट कि जीरो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आपको एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछेगा तो आप सिंपली क्या कीजिए, जीरो मैट्रिक्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, जीरो मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स लिए, क्या लिए, ए मैट्रिक्स लिए 1 2 3 0 5 1,
अब इसका हमको एडिटिव आइडेंटिटी लिखना है, तो आप क्या करें, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसमें जो एलिमेंट होगा जितना ऑर्डर का ये है उतना ही ऑर्डर का आएगा, तो सारा एलिमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का आपको अगर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो जीरो मैट्रिक्स लिखना है, लेकिन कितने ऑर्डर का, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उतना ही ऑर्डर का आएगा उसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स में क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर लिए बी इक्वल टू 1 2 3 5, अब इसका अगर हमको एडिटिव क्या निकालना है, इनवर्स निकालें। क्या निकालें, एडिटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी बी वाला मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 5 है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस से -1, माइनस से क्या हो जाएगा, -2, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -5, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटेन एज ए डैश और ए टी, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज, जैसे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखना है तो ए में क्या करेंगे, या तो डैश लगा देंगे या तो टी, दो तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे मैट्रिक्स ए लिए, इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो को कॉलम बना दें, यानी रो को कॉलम में लिख दीजिए या तो कॉलम को रो में लिख दीजिए, ठीक है। तो चेंज कर देना, रो को कॉलम में चेंज कर देना या तो कॉलम को रो में चेंज कर देना है, तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं, ए इक्वल टू 105 - 2x3, इसका हमको ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये रो है 105, इसको कॉलम में लिखना है 105, दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम में लिखेंगे तो -2x3, तो -2x3, ठीक है। तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं, बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -2 3 4 0 2 ABC, क्या हो जाएगा, ABC। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल डैश, यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी डैश दोनों में सेपरेट अलग अलग लग जाता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर ए इंटू बी है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है, इसमें उल्टा होता है, यानी उल्टा लिखना है, बी डैश और ए डैश। इसी तरह से अगर तीन ठो रहेगा, ए बी सी रहेगा, इसका होल डैश लिखना है, इधर से लिखना शुरू करेंगे, सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। चार रहेगा, पाँच रहेगा, जितना भी रहे उल्टा लिखना है, अगर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है तो राइट टू लेफ्ट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है के इंटू ए का होल डैश। अब के क्या है, के कोई नंबर है, यहाँ पे के क्या है, के कोई नंबर है, ठीक है। अब के ए का होल डैश किसके इक्वल होगा, के इंटू ए डैश, यानी जब भी ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं किसी नंबर का नहीं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो जैसे हम एग्जांपल दें, 5a का होल डैश आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 तो नंबर है, वो बाहर हो जाएगा, तो किसका डैश लग जाएगा, ए में डैश लग जाएगा, के बाहर हो जाएगा, सिर्फ ए में डैश लगेगा क्योंकि ए मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। फिर अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, फिर से ट्रांसपोज निकालें, फिर से ट्रांसपोज निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए डैश यानी सिंगल डैश के बराबर। तो अब याद रखना है, अगर ए पे नंबर ऑफ ट्रांसपोज, नंबर ऑफ यानी टी यानी ट्रांसपोज क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड, तो आपको एक डैश दे देना है, ठीक है। और ए पे नंबर ऑफ ट्रांसपोज, नंबर ऑफ टी फोर ट्रांसपोज क्या हो, इवन, क्या हो, इवन, तो आपको क्या करना है, ए लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, ए का डैश है, फिर डैश है, फिर डैश, फिर से ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4, इवन है, क्या है, इवन। तो जब इवन रहेगा तो ए लिख देना है, ठीक है। और उसी तरह से जब ए पे डैश है, फिर डैश है, फिर ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज है तो अब ये किसके इक्वल होगा, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5, क्या है, ऑड है, तो जब ऑड रहेगा तो एक डैश लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि के कोई स्केलर है, स्केलर मतलब नंबर, और ए कोई मैट्रिक्स है तो के ए को क्या बोलेंगे, यानी के इंटू ए को क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ए में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसी को बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, मैट्रिक्स ए। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिए, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, के ए फाइंड करना है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स में के यानी क्या है, नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए के बी के सी के डी के ई के एफ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए इक्वल टू 405 2 6 1 3 - 5। तो आपको क्या फाइंड करना है, 5 ए। अब के जगह पे क्या आया, 5। तो उसी तरह से ए के सभी एलिमेंट के साथ 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, 5 ए, 5 इंटू कौन सा मैट्रिक्स, 405 2 6 1 3 - 1 5, ठीक है। अब ये 5 क्या होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 5 25। यानी जब भी किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो नंबर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है multiplication of matrix. The multiplication of two matrix is possible if number of column in first matrix equal to number of row in second matrix। यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं a इंटू बी हम लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, a इंटू बी, जिसमें पहला मैट्रिक्स क्या है a और दूसरा मैट्रिक्स क्या है b। तो पहला मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, कॉलम की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रो इन बी जब इक्वल हो जाएगा तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। उसी तरह से बी इंटू ए कब संभव होगा, तो बी क्या है, पहला मैट्रिक्स, ए क्या है, दूसरा मैट्रिक्स। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए, यानी बी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी ये संभव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिए हुए एक मैट्रिक्स लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो कितना ऑर्डर का है, 3/4। इसमें एलिमेंट नहीं लिए, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑर्डर पहले उसमें मैच कराना है। तो ऑर्डर में क्या, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/4, यानी 3 रो है 4 कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4/2, यानी 4 रो है 2 कॉलम है। यानी पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या यानी 4, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। अब मल्टीप्लाई हो करके एक थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो, ये जो बच गए दोनों बराबर हो उसको हटा दीजिए, जो बचा हुआ है तो 3/2, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 0 2 5, दूसरा मैट्रिक्स लिए 1 2 4 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं, तो पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो इसमें कितना रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 2/3 ऑर्डर का हो गया। इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम फाइंड कीजिए, तो रो कितना है 1 2, कॉलम कितना 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। इसमें पहला वाला मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 3 और दूसरे वाले में रो कितना है 2, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल लिए हुए हैं, ए इक्वल टू, अब जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे ए आई जे, कितना ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का। बी एक मैट्रिक्स लिए जे के, ये कितने ऑर्डर का है, 3/5 ऑर्डर का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी इक्वल टू सी देन ऑर्डर ऑफ सी, तो सी इक्वल टू क्या दिया, ए बी, क्या दिया हुआ है, ए बी। तो ए का ऑर्डर बताइए कितना है, ए का ऑर्डर है 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी का ऑर्डर कितना है, हमें ऑर्डर से मतलब है क्योंकि हमें सी का ऑर्डर फाइंड करना है।
अब सी इक्वल टू क्या है ए बी, तो ए के प्लेस पे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का, अब बी के प्लेस पे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स 3/5 ऑर्डर का। सबसे पहले सी का ऑर्डर तभी निकल पाएगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो देख लेते हैं कि पहले वाला में क्या बराबर होना चाहिए, कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो की संख्या के बराबर। तो पहले वाले में कॉलम कितना है 3 और दूसरे वाले में रो की संख्या कितना है 3, तो दोनों बराबर हो गया। तो जो बच गया नंबर 2 और 5 यही होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा 2/5। तो सी का ऑर्डर कितना आ गया 2/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स लिए ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू ये लिया हुआ है मैट्रिक्स। जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो को पहले हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह से फिर दूसरा रो को लेंगे, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद रो में लिखना है। जैसे आप लिखते वक्त कंफ्यूज होइएगा कि लिखना कहाँ है, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद किस में लिखेंगे, रो में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट में एग्जांपल लिए हुए हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स लिए हैं, बी इक्वल टू कितना 0 5 6 2 3 -1। क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटू बी, बी इंटू ए। फर्स्ट वाला ए इंटू बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स कितना है, ये रहा, बी मैट्रिक्स कितना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताए कि रो लेना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा रो को लेंगे, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/3, 2/3। अब यहाँ पे क्या है कि पहले वाला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा वाला मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर, तभी जाके उसका मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका कॉलम की संख्या कितना है 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है 2, दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो रो को लेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला रो लिए पहले वाले कॉलम के साथ, फिर पहला वाला रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ, पहला वाला रो को तीसरे वाले कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 0, बीच में प्लस आएगा, 2 इंटू 2, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3, बीच में प्लस। ठीक है, फिर इसी रो को तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रो को मल्टीप्लाई किए कॉलम के साथ और लिखे किस में, रो में। ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा रो को लेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, इसी रो को इस कॉलम के साथ। तो चलिए इसको अगर पहले रो के साथ करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, फिर इसी रो को इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। तो करिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा पहले रो के साथ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, फिर इसी रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 इंटू 6 और 4 इंटू -1, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -1। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 0 कितना आएगा 4, यहाँ 5 प्लस 6 कितना होगा 11, यहाँ 6 2 इंटू -1 -2, 6 -2 कितना होगा 4, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 0 कितना होगा 8, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 3 कितना 12, 15 प्लस 12 ऐड करेंगे कितना होगा 27, 6 इंटू 3 कितना 18, 4 इंटू -1 -4, 18 -4 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी ए फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन में क्या करना है, बी ए फाइंड करना है। तब बी ए फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बी मैट्रिक्स को लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ए मैट्रिक्स को लिख दिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर लिखिए, कितना ऑर्डर का है, तो रो कितना है 2, कॉलम कितना है 1 2 3, 2/3 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का है। तो पहले वाले में ये वाला जो कॉलम है दूसरे वाले में रो के बराबर होना चाहिए, क्या बराबर है, नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मैट्रिक्स सेम था, तो ए बी पॉसिबल हो गया मल्टीप्लिकेशन, उसका वैल्यू आ गया, लेकिन बी ए मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं आया।
ठीक है। तो आप मैट्रिक्स में जैसे नंबर में क्या होता है कि 2 इंटू 3 इक्वल हो जाता है 3 इंटू 2 के, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ए इंटू बी निकाले, निकल आया, लेकिन बी इंटू ए मैट्रिक्स ही फाइंड नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट में, इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो जनरली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ए इंटू ए, ए इंटू ए। अब ए का वैल्यू कौन मैट्रिक्स में कितना दिया हुआ है, 1 2 3 0 2 5 1 0 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ए के साथ ही, तो 1 2 3 0 2 5 1 0 -2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो क्या इसमें रो की, इसमें कॉलम की संख्या पहले वाला में और दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना, 3/3, इसमें कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो रो को लेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 0 3 इंटू 1। इसी तरह से इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 0। तो करिए मल्टीप्लाई, तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 2 इंटू 0 3 इंटू 1, बीच में प्लस देना है। ठीक है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 0, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 0। ठीक है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 1 इंटू 3 2 इंटू 5 और 3 इंटू -2। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। अब डायरेक्ट करते हैं, तो इस रो को जब इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 इंटू 1 कितना, 0, 2 इंटू 0 कितना, 0, फिर 5 इंटू 1 कितना, 5। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 इंटू 2 2 इंटू 2 5 इंटू 0, 0 इंटू 2 कितना होगा, 0, 2 इंटू 2 कितना, 4, 5 इंटू 0 कितना, 0। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 इंटू 3 कितना, 0, 2 इंटू 5 कितना, 10, 5 इंटू -2 कितना, -10। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, तो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, 0 इंटू 0 कितना होगा, 0, -2 इंटू 1 कितना होगा, -2। ठीक है, चलिए इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 2 0 इंटू 2 -2 इंटू 0, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, 0 इंटू 2 कितना, 0, -2 इंटू 0 कितना, 0। ठीक है, इसी तरह से इस रो को अब इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, 0 इंटू 5 -2 इंटू -2, तो 1 इंटू 3 कितना, 3, 0 इंटू 5 कितना, 0, -2 इंटू -2 कितना, +4। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे इसको बताइए, 1 यहाँ 0 यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 2 4 0, कितना हो जाएगा, 6, यहाँ हो जाएगा 3 10 -6, तो 10 और 3 कितना होगा, 13, और 13 में 6 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसी तरह से 0 0 5 को ऐड करेंगे, तो 5 हो जाएगा, 0 4 0 4 हो जाएगा, 0 10 -10 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 7। तो ये मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आया। ठीक है, इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल लिए हुए, इफ बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड करना है बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी इंटू बी, बी इंटू बी। अब ये बताइए, बी मैट्रिक्स जो यहाँ पे है क्या है, 1 2 3 0 -2 5। ठीक है, क्रॉस, फिर कितना 1 2 3 0 -2 5। अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, इसका पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है, तो रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, इसका रो कितना 2, कॉलम कितना 3। तो पहले वाले में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं हो पाया। तो नहीं बराबर हो पाया तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो नंबर में क्या होता है कि 4 इंटू 3 जैसे लिए तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4 के, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, ए गुना बी करेंगे या बी गुना ए करेंगे दोनों डिफरेंट आ सकता है। दोनों कई बार क्या होगा कि इसका वैल्यू निकल आएगा, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, जिसे हम पीछे हम लोग देख चुके हैं इसको। तो यानी जब ये वाला प्रॉपर्टी होता है, जैसे ए गुना बी गुना ए इक्वल नहीं, उल्टा सीधा प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह से ए बी सी 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार हम ए बी को ब्रैकेट में बंद किए और दूसरी बार बी सी को ब्रैकेट में बंद किए, इसमें क्या वैल्यू सेम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, यानी उसमें संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी। तो जिस तरह से नंबर में क्या होता है कि 2 इंटू 3 प्लस 4 है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में क्या होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। ठीक है, चलिए नोट में इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैट्रिक्स में आपसे कोई पूछे तो आप अगर ये बात बोल दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या होगा ए बी, फिर बी इंटू ए क्या बी ए, फिर बी इंटू बी क्या बी स्क्वायर। अब इसको आप ऑर्डर में लिखेंगे तो जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, फिर ए बी प्लस बी ए। आप अगर ये बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ए बी और बी ए को आप इक्वल मान लिए और दोनों को ऐड करके 2ab लिख दिए। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए ये एडिशन संभव नहीं है, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब ये इक्वल है ही नहीं, तो 2ab कैसे लिखेंगे। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए जब भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में बोले तो ऐसा ही छोड़ दें, इसको 2ab ना बोलें। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट है नोट 2 में, देखिए क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बहुत बच्चा क्या बोल देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों होगा, तो आप देखिए यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, और ए इंटू बी करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी। अब बी इंटू ए करेंगे तो क्या होगा प्लस बी ए। अब बी इंटू माइनस बी करेंगे तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस ए बी प्लस बी ए। नंबर में क्या होता है कि ए बी और बी ए दोनों सेम होता है, तो इसलिए कट जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं कटाएंगे, इसलिए यही वाला यहाँ पे सही होगा, ये वाला गलत होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होगा ही नहीं तो कटेगा कैसे। इसलिए इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब भी आपको फार्मूला मैट्रिक्स में पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ये बोलेंगे, ये बोलना गलत होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू एफ जी एच यू वी डब्ल्यू, यानी इसके अंदर में फंक्शन दिया हुआ है एफ फंक्शन जी फंक्शन एच यू वी, ये सब फंक्शन है। तब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स क्या होगा। तो जब भी आप मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसके अंदर जितना भी फंक्शन होगा उन सभी का डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, पहला ये कांस्टेंट फंक्शन साइन फंक्शन, एक्स वाला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर कॉस वाला फंक्शन कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी एक्स। अब डी ए बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो ए इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, तो डी ए बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना है, अंदर में जितना भी फंक्शन है सबको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, उसी तरह से ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो उसके अंदर में जितना भी फंक्शन रहे सभी को डिफरेंशिएट कर देना है।